हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो हमारी क्लास है स्पेशली जो है उन स्टूडेंट के लिए है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो है आने वाले टाइम में बड़ी जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है। तो हमारे पास ये गोल्डन चांस हो सकता है कि अगर हमारा जून का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यानी कि अगर इस बार का हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो बहुत जो है चांसेस है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या कहें कि ये भाई टीचिंग लाइन में सबसे बड़ी जॉब है, यानी इससे ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई जॉब नहीं होती है। तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हो तो आपके लिए मस्ट है कि आप जो है जून का एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्या कुछ है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए कि क्या कुछ सिलेबस आता है। और फिर ये है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, यानी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़रूर पता होना चाहिए। वे ऑफ आस्किंग कैसे रहता है किसी एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे वो 6 दिसंबर को जो हुआ था हमारा पेपर 2023 को, उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे एक किस्म से। तो कितने क्वेश्चन किस पोर्शन में से आए थे या जो है किस चीज़ को वेटेज दी गई है। देखो गाइस, वैसे तो मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं यूजीसी नेट पे, और जिसमें मैंने ये बताया था कि भाई जिसको जो है जो कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसमें जो है ज़्यादा वेटेज रहती है, ज़्यादा इन द सेंस कि भाई हर बार वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फिर से आज बिल्कुल एक एक पॉइंट पे बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। तो हमारा आज रिव्यू है और वो जो है हमारा जो दिसंबर के अंदर पेपर हुआ था, दिसंबर 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका आज जो है हम रिव्यू करने जा रहे हैं। उसका जो है रिव्यू करेंगे कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे तो देखो एक पेपर से कोई एनालिसिस नहीं होता, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी कि आप जो है थोरोली कैसे निकालें कि भाई कोई एग्ज़ाम जो है, यानी ये यूजीसी नेट कोई छोड़िए आप क्योंकि हम स्पेशली आज बात करें यूजीसी नेट की, तो ये यूजीसी नेट का पेपर आप जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहले एनालिसिस जो हम करेंगे यानी रिव्यू जो हम करेंगे वो रिसेंटली जो पेपर हुआ है, यानी उससे हमें नए पैटर्न का पता चलता है क्योंकि वो रिसेंटली हुआ होता है। तो 6 दिसंबर को जो पेपर हुआ था हम उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के ही इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वे ऑफ आस्किंग क्या होता है। वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, यानी उनका तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले जो तरीका है वो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल में क्या आएगा भाई, आपकी जो है पब्लिशिंग डेट होती है उनको पूछ लेते हैं, यानी किसी बुक की जो पब्लिशिंग डेट है उसको जो है सीक्वेंस में लगवा देते हैं। किसी एक ही राइटर की जो है 5-6 बुक्स को उठाएंगे उसकी आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं। कई बार जो है राइटर का क्रोनोलॉजिकल पूछ लेते हैं, तो यानी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई राइटर जो है कौन से एज से बिलोंग करता है, उसका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग कई बार जो है राइटर के अकॉर्डिंग भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनवा देते हैं। कई बार बुक्स की जो है पब्लिशिंग जो डेट होती है उसके अकॉर्डिंग, यानी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन जाता है। कई बार क्या होता है एक ही राइटर की 5-6 बुक्स को उठा लेते हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि भाई डिफरेंट राइटर की डिफरेंट जो बुक्स होती है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें जो है कुछ पर्टिकुलर राइटर की ही बुक उठाएं और हम उसका जो है भाई ये जो है उनकी डेट याद कर ले। इससे क्या होता है कि जो देखो क्या होता है कि हो सकता है कोई ब्रिटिश राइटर हो, फिर जो है क्रिटिसिज्म में से कोई राइटर उठा लें, यानी उनकी जो है बुक्स ले लें, तो ये कहीं से भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना देते हैं। तो इसलिए जो है आपको क्रोनोलॉजी पर फोकस करना होगा, यानी आपको हर चीज़ की डेट जो है यूजीसी नेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको जो है इस पे क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे खासे मिलेंगे, यानी कि पूरा जो आपका 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, यानी अगर हम बात करें आपका, मैं आज यहाँ जो है एनालिसिस करने जा रही हूँ सिर्फ इंग्लिश के बारे में कर रही हूँ, यानी पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ।
मैं पेपर 1 के बारे में फिर किसी दिन करूँगी, लेकिन आज मैं जो बात करने जा रही हूँ सिर्फ पेपर 2 की और इंग्लिश की बात करने जा रही हूँ। तो आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसमें कोई भी तरीका हो सकता है, यानी कोई भी किसी भी ईरा से राइटर को उठा सकते हैं। कई बार उनकी बर्थ ऑफ डेट के अकॉर्डिंग लगवा देते हैं, कई बार उनके बुक्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेते हैं। तो आपको जो है ईच एंड एवरी जो राइटर होता है उसकी बुक्स के, उसका जो है डेट ऑफ बर्थ, वो कौन से ईरा से है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि तरीके यही होते हैं, 5-6 तरीके होते हैं। तो इसलिए जो है आपको सबसे पहले जो तरीका ये है कि भाई आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सारी डेट्स वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाता है कि हमारा कोटेशन बेस्ड कह लीजिए। कोटेशन बेस्ड क्या होता है, जैसे किसी बुक का जो है ओपनिंग लाइन है, किसी की एंडिंग लाइन है, किसी पोएम की इंपॉर्टेंट लाइन है, या फिर आपका जो है किसी नॉवल के अंदर, फिक्शन के अंदर, या किसी ड्रामा के अंदर कोई प्ले है, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसकी कोई कोटेशन है, तो वो जो है पूछ ली जाती है कि भाई किससे रिलेटेड है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किस राइटर मतलब कि इस कैरेक्टर ने बोला गया है, तो वो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कोटेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पे ये होता है मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट का मतलब ये है कि मैचिंग करवानी होती है। 2 कॉलम होते हैं और दोनों कॉलम की आपस में मैचिंग करवानी होती है। वो कॉलम कैसे हो सकते हैं भाई, वो जो है मतलब कि डेट के हिसाब से भी हो सकते हैं, यानी एक साइड डेट दे दें, दूसरी साइड बुक दे दें, तो उनकी मैचिंग कीजिए। एक साइड जो है डेट दे के फिर राइटर दे दे, तो उनकी मैचिंग कीजिए। या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर और बुक के अकॉर्डिंग भी नाम जो है मैचिंग करवा सकते हैं। तो ये जो है नॉर्मल सा तरीका है कि मैच द लिस्ट आता है। यानी तो ये एक तरीका है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच द लिस्ट होता है, यानी कि मैचिंग करवा देते हैं। और फिर जो है एक और पॉइंट होता है जिसको हम AR बोलते हैं। अब ये AR क्या है, असर्शन रीजनिंग कहते हैं इसको, असर्शन एंड रीजन। अब ये जो है कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये गाइस कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये जो है कंप्लीट अगर मैं कहूँ तो जो है कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, यानी कि अभी मैं सिर्फ जो बात कर रही हूँ वो सिर्फ ये है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी मैं टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। यानी कि आपके पास जो है 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपका पेपर 200 मार्क्स का हो गया। यानी आपका पेपर जो है 200 मार्क्स का है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन कहे तो क्वेश्चन आपके पास जो है 100 है। तो ये 100 क्वेश्चन जो है इन्हीं फॉर्मेट पे पूछे जाएंगे, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, चाहे वो कोटेशन हो, या जो है मैच द लिस्ट हो, या फिर AR हो, यानी असर्शन एंड रीजन हो। तो असर्शन रीजन का जो है कंप्लीट होता, अगर मैं कहूँ इन सब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो है ये होता है कि भाई सबसे अगर थोड़ा सा डेप्थ की बात करूं, थोड़ा सा डीप की मैं बात करूं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है 4th नंबर पे, ये जो है सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या डेप्थ में होता है, क्योंकि ये वही सोल्व कर पाता है जिसको जो है कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर होता है। वो जो है किसी नॉवल से रिलेटेड भी हो सकता है, वो किसी पोइम से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी जितनी आपकी यूनिट दे रखी है वो किसी भी यूनिट पे क्वेश्चन बन सकता है और वो किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन बना देते हैं। तो जितना आपका जो है किसी भी टॉपिक पे कमांड होगी और उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाता है। आप जो है 5th टाइप में अगर हम ले लें तो सबटाइटल के क्वेश्चन भी आते हैं, सबटाइटल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो सबटाइटल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे भाई, वो जो है मैच द लिस्ट में भी डाल सकते हैं आपसे, या फिर जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो नहीं होता, नॉर्मली जो है मैच द लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, या फिर जो है सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये 5 ही टाइप होती हैं जिस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन की मेकिंग होती है आपके पेपर में। यानी 100 क्वेश्चन जो है इन 5 तरह के क्वेश्चन में जो है कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और वो जो है टॉपिक कोई भी हो सकता है। तो देखो आप समझदार हो, यहाँ पे कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आपको हर
जो है वर्क की, हर राइटर की, चाहे वो नॉवेलिस्ट है, चाहे वो क्रिटिक्स है, चाहे वो लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड है, चाहे वो कल्चरल स्टडी से रिलेटेड है, तो यानी किसी तरह की भी डेट आती है तो यानी एक किस्म से पूरी हिस्ट्री से याद करनी होती है। हम कहते हैं ना कि भाई हिस्ट्री में जो है बहुत डेट आती है, तो आपका जो है इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत डेट याद करनी पड़ती है। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो आप जो है देखो, अगर आप खुद भी समझदार हो, अगर इनको हिस्सों में भी बांटो, यानी एक जो है पोर्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये भाई ये 5 टाइप बनाई इन्होंने, यानी 4 टाइप है और 100 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। 100 में से आप जो है कुछ को छोड़ दीजिए, यानी 100 में से आप 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 10 क्वेश्चन मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि एक तो जो है प्रोज का मतलब स्टेंजा आएगा, प्रोज का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक आपका जो है जो पोइट्री का जो स्टेंजा है वो आएगा। यानी अगर मैं कहूँ तो आपका जो है 10 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन को छोड़ दो तो भाई आपके फिर भी जो है 90 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 90 क्वेश्चन को जो है ये इन्हीं पोर्शन पे जो है किसी न किसी तरीके से डिवाइड करते चलेंगे। तो किसी के कितने क्वेश्चन होंगे, किसी के कितने क्वेश्चन होंगे, तो इस टाइप से जो है 90 क्वेश्चन को या जो है 85 क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी जो है जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो जो है बढ़ा दिया जाता है, कई बार 2 स्टेंजा दे दिए जाते हैं, कई बार जो है 2 कॉम्प्रिहेंशन जो है ज़्यादा दे दिए जाते हैं, यानी कई बार 3 भी चला जाता है, कई बार 4 भी चला जाता है। तो वो जो है पोइट्री का जो स्टेंजा होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये भी जो है कई बार, यानी मान लीजिए कि 85 to 90 क्वेश्चन आपको जो है इसी पैटर्न पे मिलेंगे अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दे तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, तो हर तरह की आपको डेट याद होनी चाहिए। फिर जो है जो इंपॉर्टेंट जितनी भी कोटेशन होती हैं किसी के भी वर्क की, तो वो जो है ओपनिंग लाइन है, एंडिंग लाइन है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। किसी ने कोई डायलॉग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस है, तो वो भी पता होना चाहिए। जोनरा भी पता होना चाहिए आपको कि कोई वर्क जो है किस जोनरा का है, भाई वो जो है फिक्शनल में आता है या फिर जो है वो यानी कि गोथिक नॉवल के अंदर आता है या किसी और जोनरा के अंदर है। तो जो वर्क है उसका जोनरा भी पता होना चाहिए। मैच द लिस्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो मैच द लिस्ट जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो है 3-4 में मैचिंग में 2 भी मैचिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर निकल ही जाता है। और मैं ये कहूँ कि असर्शन और जो रीजन है ये टोटल आपका कंसेप्ट बेस्ड है। तो सबसे आप स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा कि स्टूडेंट उलझता ही इस पोर्शन पे जाके है, क्योंकि यहाँ पे वो टॉपिक चाहिए, यानी ये टॉपिक किसी पे भी बना देते हैं, चाहे वो लिटरेरी थ्योरी पे आ जाए या जो है आपकी क्रिटिसिज्म पे भी आ जाए, ब्रिटिश लिटरेचर पे आ जाए, अमेरिकन पे आ जाए, इंडियन पे आ जाए, यानी सारे सिलेबस में से गो थ्रू हो जाते हैं और वो जो है बड़ा डेप्थ का क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ पे। तो जितना आपका डेप्थ का क्वेश्चन होगा, यानी जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आप जो है उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज जो है ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। इसका शॉर्ट ट्रिक बस यही होता है कि आपकी जो है उस पॉइंट पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर आपकी डेप्थ कितनी है, आपकी समझ कितनी है, तभी आप सोल्व कर सकते हो। तो भाई ये जो है कुछ एक इस तरह से वे ऑफ आस्किंग होता है क्वेश्चंस का। अब हम देखते हैं कि टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं अब आगे हम। अब देखिए आगे चलते हैं, अब इसकी जो है क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यानी कि हम जो है क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म का जो आपका टॉपिक है, यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, तो मैं जो एनालिसिस कर रही हूँ गाइस, मैं जो रिव्यू कर रही हूँ, मैंने कहा कि अभी आपका जो रिसेंटली पेपर हुआ 6 दिसंबर को जो हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस कर रही हूँ। तो जो है क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूँ तो कितने क्वेश्चन आए थे, 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो इसके रहे थे, यानी कि एक आध इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्रिटिसिज्म की मैं बात करूँ तो जो है 12 से 13 क्वेश्चन बने थे। और अगर जो है ये यूनिट अपने आप में दे रखी हैं, अगर मैं सेकंड की बात करूं जो जिसको हम कहते हैं लिटरेरी थ्योरी, और इसको हम 2 पार्ट में बना देते हैं। लिटरेरी थ्योरी एक है और दूसरा जो है हमारा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई इनको 2 पार्ट में बना लेते हैं, एक बार लिटरेरी थ्योरी और दूसरा जो है आपका पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। तो इसके अंदर जो है अगर हम बात करते हैं तो 5 to 4 क्वेश्चन जो है लिटरेरी थ्योरी से थे, 4 to 5, और अगर मैं इसकी बात करती हूँ जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है आपके, तो 9 to 10 जो है क्वेश्चन इसके अंदर से थे। यानी आप जो है मोटा मोटी भी मान के चलो तो 14 क्वेश्चन जो है इस लिटरेरी थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से बनते हैं। अब थर्ड जो हम बात करते हैं तो भाई हमारा जो है ये जो है ऐसी यूनिट है जो बाद की यूनिट है, और इनमें कुल मिला के जो है कितना पोर्शन बनता है। तो अगर मैं बात करूँ जो है कल्चरल स्टडी की,
तो कल्चरल स्टडी की अगर मैं बात करती हूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं गाइस, यानी 6 से 7 क्वेश्चन जो है कल्चरल स्टडी के बने थे इसके अंदर। और देखो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन नॉर्मली जो है इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, जो हमारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। तो इसके अंदर जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है इतने इसके अंदर बने हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, यानी अगर आप देखो इनकी काउंटिंग करके देखो तो ये नॉर्मली कितने बनेंगे, तो यहाँ जो है देखो 13 क्वेश्चन तो ये हो गए, यानी आप इसके जो है 13 मान के चलो। 10 जो है ये हो गए, यानी जो है 10 ये हो गए और 14 ये हो गए। और जो है उसके बाद जो है 6 मान लीजिए इसके हो गए, और जो है आपका 3 जो है इसके हो गए, यानी इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन हो गए। तो भाई और जो है 3 जो है क्वेश्चन, इसके अंदर जो है एक और यूनिट रह गई, यानी जो ये बाद की यूनिट होती हैं, इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इन इंडिया जो है उसके अंदर भी आपका जो है 2 to 3 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन और जोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल से देखो अब आपके जो है इन यूनिट से, यानी कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4 5, जो 5 यूनिट हैं इनमें से नॉर्मली आपके जो है कितने क्वेश्चन बने, 13 ये हो गए, 14 ये हो गए, 6 है और 3। इस तरह से आपके जो है अगर ये देखा जाए तो जो है 39 क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि 2023 के अंदर जो 6 दिसंबर को हुआ है, मैं उसका एनालिसिस कर रही हूँ, और ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो मैंने अगर मैं पुराना आपको अपना वीडियो दिखाऊं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि सिलेबस क्या आता है, तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि जो ये लास्ट की यूनिट है इसमें 35 टू जो है ना 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 टू 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे इतना ही बताया, यहाँ पे 39 जो है क्वेश्चन है, यानी इन 5 यूनिट में से 39 क्वेश्चन बचते हैं, यानी आते हैं। अब जो है हम जो बाकी यूनिट हमारी रह गई या बाकी जो हमारा सिलेबस रह गया उनकी बात करते हैं। यानी आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से मिनिमम निकाल सकते हो, कहाँ से आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, और कितने में टोटल कट ऑफ जाती है, कितना आपका जो है सेफ स्कोर रहता है। तो इन सब की हम बाद में बात करेंगे। तो जैसे इस तरह का कहा, और जैसे मैंने कहा ना इस पेपर में, तो मैं तो खैर जो रिव्यू कर रही हूँ वो जो है अभी कर रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि आज से मैंने कई महीने पहले जो है जो आपका यूजीसी नेट है उसके सिलेबस की बात की थी, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि भाई जो ये लास्ट की जो यूनिट है इसमें 35 टू 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो नॉर्मली जो है इतना ही रहता है, 35 और 40 के बीच में ही रहता है। कभी ये 2-4 नंबर कम हो जाते हैं, कभी 2-4 नंबर बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली जो है इन 5 यूनिट में से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब जो है हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी जो आपका नेक्स्ट पोर्शन बच गया। तो गाइस अगर हम अब बात करते हैं जो हमारी जैसे और अदर जो मेन लिटरेचर है, जिसको हम मेन स्ट्रीम लिटरेचर बोलते हैं, तो ये 5 यूनिट हो गई। जैसे पहले अगर हम बात करें 2018 से पहले, 2018 से पहले हमारा जो इंडियन लिटरेचर है उसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं, 1-2 क्वेश्चन आता था। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2018 से, वैसे तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन इन्होंने जो है सिलेबस में बहुत चेंज किया, और जो है 2018 से जो है इंडियन लिटरेचर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। धीरे धीरे जो है पहले कोई 1-आध क्वेश्चन आता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो लिटरेचर बढ़ता गया। और अगर हम रिसेंटली बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारा इंडियन लिटरेचर कितना आता है इन यूनिट के बाद। तो चलिए देखते हैं इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो देखो इंडियन लिटरेचर को ना आप 3 पार्ट में बना दीजिए, क्योंकि ये जो हर बार जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं इंडियन लिटरेचर पे, कुछ ना कुछ यानी पोर्शन बढ़ा ही देते हैं। तो अगर हम ये कहें अब की बार क्या किया है, तो अब की बार क्या किया इन्होंने, तो भाई एक तो जो है इन्होंने दलित लिटरेचर को डाल दिया, दलित लिटरेचर पे क्वेश्चन बने हैं। फिर आपका जो है जो पार्टीशन का लिटरेचर है, पार्टीशन का लिटरेचर है उसके ऊपर भी डाला है। और मैं जो है आपका जो मतलब कि इंडियन लिटरेचर होता है, यानी जो इंडियन लिटरेचर में आपकी जो पोइट्री है, आपका जो है प्रोज है, यानी कि नॉवल है, नॉन फिक्शन है, वो तो है ही। अब जो है इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बढ़ाई है जिसको हम ये कहें इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक जो है, इंडियन लॉजिक के अंदर जो आपका जैसे वो अगर हम ये कहें इसके अंदर क्या कुछ है, तो भाई इसके अंदर जो नाट्यशाला है, नाट्यशाला नहीं नाट्यशास्त्र,
नाट्यशास्त्र, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। यानी अगर जो है इंडियन लिटरेचर को इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करें तो वही हमारे जो है 11 to 12 क्वेश्चन जो है इतने हमारे इंडियन लिटरेचर से बनते हैं। यानी आपको जो है दलित लिटरेचर भी करना होगा, पार्टीशन लिटरेचर भी करना होगा, और जो आपका पोइट्री है, नोवेल है, ये सब भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर हम इस बात की कहें कि भाई अब जो है इंडियन लिटरेचर को काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस दे दी गई है और इसकी इंपॉर्टेंस को ना बढ़ा ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ यूजीसी नेट के अंदर, ये धीरे धीरे जो है इन्होंने इंडियन लॉजी के नाम से जो है फर्स्ट पेपर के अंदर भी डालना शुरू कर दिया, वो भी आपका इंडियन लॉजी ही है। तो भाई इंडियन की जो चीज़ें हैं, और ये नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट के अंदर आपका जो अदर सब्जेक्ट है जैसे पीजीटी है, टीजीटी है, इनके अंदर भी जो आपके इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। और होना भी चाहिए, जब हम अपनी ही चीज़ नहीं पढ़ेंगे और हम दूसरों की पढ़ रहे हैं तो ये तो वैसे ही गलत है। तो हमें अपनी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ तो कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई आपके जो है 11 to 12 जो है क्वेश्चन हमारे इंडियन लिटरेचर से बनते हैं। तो देखो मैंने वहाँ पे आपको जो है 39 क्वेश्चन बताए थे, 39 यानी मैंने बताया था इतने हैं। और अगर मैं इसमें जो है मान लीजिए 11 भी मान के चलती हूँ, यानी मैं 12 मान लो या 11 से 12 जो है क्वेश्चन थे, तो 11 भी मान के चलते हैं, तो भाई आपके जो है 50 क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से निकल गए। यानी आपके जो है 50 क्वेश्चन निकल गए हैं इन चीज़ों से, इन पोर्शन से। यानी अभी आपका जो है ब्रिटिश लिटरेचर रहता है, आपका अमेरिकन लिटरेचर रहता है, और तो ये जो है यानी 50 क्वेश्चन यहाँ तक आपके बन जाते हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या कुछ है इसके अंदर। अब हम जो है नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके अमेरिकन लिटरेचर की। अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं तो अमेरिकन लिटरेचर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट कौन से होंगे इसके अंदर, तो भाई एक तो आपका जो है जो आपका सीधा साधा अमेरिकन लिटरेचर होता है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो हम अफ्रीको अमेरिकन लिटरेचर की भी बात कर लेंगे, यानी कि जो अफ्रीकन राइटर हैं और वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो जो है वो भी लिटरेचर लिखते हैं, जिसमें आपका टोनी मॉरिसन है और बहुत सारे राइटर हैं, तो उनके लिटरेचर को भी इसके अंदर पूछा जाता है। तो अगर हम ये बात कहें कि कितने जो है 23 के अंदर क्वेश्चन आए थे, तो भाई अगर हम ये कहें 3 क्वेश्चन जो है लगभग थी, एक आधी क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ जो है 2 क्वेश्चन इसके थे, यानी अफ्रो अमेरिकन के जो है 2 क्वेश्चन थे, और अमेरिकन लिटरेचर से जो आपका मेन स्ट्रीम अमेरिकन लिटरेचर होता है उसके अंदर से आपके जो है 3 क्वेश्चन थे। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अमेरिकन लिटरेचर से 5 क्वेश्चन जो है इसके अंदर पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन थे, यानी मैंने आपको जो है 50 का क्राइटेरिया पार करवा दिया था, 50 हो गए थे वहाँ पे। आप जो है अमेरिकन लिटरेचर को जोड़ दो तो आपके जो है 55 क्वेश्चन बच गए, हो गए टोटल जो है आपके 55 क्वेश्चन हो गए। अब इसका मतलब क्या है, आपके टोटल जो है 100 क्वेश्चन है, और उसमें से जो है 55 हमने एनालिसिस कर लिया है कि भाई इस पोर्शन में से ये सब आता है। तो आपके पास जो है कितने बच गए, 45, यानी कि आपका जो है ब्रिटिश लिटरेचर जो है इसके अंदर जो है ब्रिटिश लिटरेचर रहेगा। और तो अब इसकी बात करेंगे कि 45 को इन्होंने कैसे डिवाइड किया है। तो जितनी भी आपकी एजेस हैं, ये कभी किसी एज को बढ़ा देते हैं, कभी किसी एज में से कम कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे वहाँ पे भी क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ब्रिटिश लिटरेचर में से थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, उनके वर्क से रिलेटेड, उनके डायलॉग से रिलेटेड। तो देखो हल्का तो ये भी नहीं होता, ना ही बहुत भारी होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत जो है प्लानिंग के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो आपके 100% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन बिना तैयारी के तो आप कोई छोटा मोटा एग्जाम दोगे तब भी नहीं होने वाला। तो भाई अब हमारे पास जो है ब्रिटिश लिटरेचर बच गया, तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है कैसे किया है। तो मैंने कहा ना कि ये हर बार क्या करते हैं, इसको कभी किसी पोर्शन को बढ़ा देते हैं, कभी किसी पोर्शन को घटा देते हैं। तो अभी अगर हम रिसेंटली बात करते हैं तो इस पेपर के अंदर क्या था, तो इन्होंने जो है अगर मैं इस पेपर में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जो है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो राइटर हैं उनमें से इन्होंने जो है 8 से 9 क्वेश्चन बनाए हैं। यानी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो इरा है उसमें से इन्होंने 8 to 9 क्वेश्चन बनाए हैं। और जो है हम ये कहें विक्टोरियन जो इरा है उसके अंदर इन्होंने जो है 6 to 7 क्वेश्चन बनाए हैं। यानी इस तरह से इनके क्वेश्चन चले हैं। और मैं कहूँ रोमांटिक में से, रोमांटिक इरा के अंदर से इन्होंने जो है 5 to 6 क्वेश्चन बनाए हैं।
यानी कम ज़्यादा एक आध इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैंने जो है, क्योंकि वैसे तो मैंने बिल्कुल काउंटिंग की है, लेकिन कई बार क्या होता है इधर उधर एक आध क्वेश्चन हो जाता है। तो भाई मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में से 8 to 9 क्वेश्चन है, और अगर मैं कहूँ विक्टोरियन ईरा में से 6 to 7 क्वेश्चन है, रोमांटिक ईरा में से 5 to 6 क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या किया है इस पेपर के अंदर, शेक्सपियर में से अगर पर्टिकुलरली हम बात करें शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर में से इन्होंने 1 या 2 ही क्वेश्चन बनाया, आई थिंक 1 ही क्वेश्चन बनाया है। तो 1 ही क्वेश्चन पूछा गया पूरे शेक्सपियर में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे शेक्सपियर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है कि आगे जो है शेक्सपियर नहीं आएगा। तो ये जो है एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जाते हैं, तभी भी जो है चीज़ों को चेंज कर देते हैं। हालांकि 6 दिसंबर का जो है एक ही यूनिट एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, लेकिन अगर आप जून की बात करें तो जो जून में पेपर हुआ था उसमें जो है डबल शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में होता है वो सेकंड में मिलेगा, ये टोटल चेंज कर जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% हम कॉपी लगाएं कि शेक्सपियर की वैल्यू ही कम कर दी इन्होंने, तो 1 ही 2 क्वेश्चन बना। तो ये हो सकता है अगली बार इसको बढ़ा दें, ठीक है। अब अगर हम ये बात करते हैं एंग्लो सेक्शन, यानी इससे वाले अगर आप बात करें एंग्लो से लेके और शेक्सपियर तक, क्योंकि शेक्सपियर में से तो इन्होंने पूछा है, यानी शेक्सपियर से पहले तक की बात करें, एंग्लो से लेके शेक्सपियर तक की अगर हम बात करें, इन्होंने 5 to 6 क्वेश्चन बनाए हैं। और इसमें से जो है एब्सर्ड थिएटर के ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसका जो है आई थिंक 1 to 2 क्वेश्चन है। इस तरह से आपके जो है मैंने 55 पहले बना दिए थे, और अब जो है कुल मिला के अगर आप देखो तो यानी कि ये जो है 45 जो है एक आध कम नीचे ऊपर करें, तो ये जो है इस तरह से आपके जो है इस पोर्शन में से 45 से, मतलब मैंने जो है लिटरेचर के क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, लेकिन मैंने साथ में स्टैंजा, अब स्टैंजा आप कहोगे कि भाई मैंने तो जो है 89 to 90 कुछ बोला था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो स्टैंजा आता है, जो पोइट्री का स्टैंजा आता है, वो जो है किसी न किसी पोएम में से ही उठाया होता है। तो वो जो है रोमांटिक ईरा की किसी पोएम को उठा लेते हैं, या फिर जो है विक्टोरियन ईरा यानी ब्रिटिश लिटरेचर में से कहीं ना कहीं उसको उठा लेते हैं। इसी तरह से नॉवल में भी कई बार अनसीन दे देते हैं, और कई बार जो है उसको मिक्सअप कर देते हैं। तो भाई वो जो है कहीं बाहर से उठाते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन कम हो जाते हैं। तो यानी कुल मिला के जो है इस तरह से आपका जो है 100 जो मार्क्स का जो पेपर है वो इस तरह से तैयार हो जाता है। यानी कि इसी के अंदर मैंने जो है आपके क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिसमें आपका स्टैंजा से रिलेटेड जो है कॉम्प्रिहेंशन, स्टैंजा से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड है, तो किसी ना किसी राइटर की ही होती हैं। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा पोर्शन तैयार होता है। और कॉम्प्रिहेंशन जो है कई बार अनसीन डालते हैं, लेकिन वो कई बार जो है नॉवल से रिलेटेड भी होता है, लेकिन वो जो है जैसे मैंने कहा ना कि वो डिपेंड करता है, इनकी कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये हर बार स्टूडेंट को सरप्राइज देते हैं। लेकिन अब ये है गाइस, तो आपके सामने मैंने पूरा रिव्यू कर दिया है, पूरा एनालिसिस कर दिया है कि भाई कौन सा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है आपको तैयार करना चाहिए, किस तरह से आपको तैयार करना चाहिए। तो जो आप कंफर्टेबल हैं, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट क्या होते हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर फिर भी कंफर्टेबल होते हैं, जो अदर यूनिट्स होती हैं उसमें इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो है एक रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आती है, हमारी इंग्लिश रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कभी एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, कभी एक घटा देते हैं। तो ये जो है मैंने कहा ना कि इनका कोई ऐसे पर्टिकुलर फिक्स चीज़ें नहीं हैं कि भाई हर बार जो है ये अपना पैटर्न को चेंज करेंगे कि आप जो है पूरा पिछला देखो तो पिछले पे जो है भाई नेक्स्ट वाला जो है डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो गाइज मेरा कहने का मतलब जस्ट ये है कि रिव्यू करने का, इस रिव्यू करने का मतलब या पर्पज़ जो है वो क्या है, वो सिर्फ ये पर्पज़ है कि आप अपनी जो है किसी की बातों में ना आके आप ये देखिए कि ये नहीं है कि जो आपको पसंद है, जो आपको इजी लगता है आप उसको तैयार करें। अगर आपको जो है पेपर क्लियर करना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, चाहे आपकी ये चीज़ें पसंद की हो या ना पसंद की हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो जो है एग्ज़ाम ही होता है और वो मेहनत से और पूरी प्लानिंग के साथ ही क्लियर होता है। तो गाइस ये थी आज की स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको जो है पसंद आया होगा मेरा रिव्यू। और दूसरी बात ये है कि वैसे तो मैंने इसमें फर्स्ट पेपर को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, वैसे मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड भी बात करूँगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि
कुछ लोग स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट पेपर को की इम्पोर्टेंस ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट पेपर को हम छोड़ भी दें या हल्के से ले लें तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, पूरा फोकस जो है इस पे रखो। कुछ कहते हैं कि भाई आप जो है फर्स्ट पे ज़्यादा फोकस रखो। तो जिसमें जब दोनों चीज़ें आ रही हैं तो फोकस दोनों की तरफ ही चलता है, क्योंकि जो परसेंटाइल है या परसेंटेज में जैसे भी आपका रिजल्ट आएगा तो वो दोनों का मिल के ही आएगा। तो इसीलिए आपको जो है दोनों को बराबर से तवज्जो देनी पड़ेगी, दोनों चीज़ों को, तभी आप जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और दूसरी बात ये है, जो हमारे लैंग्वेज के स्टूडेंट होते हैं सबसे उनके अंदर ये होता है, सबसे बुरी बात कहूँ तो ये होती है कि वो मैथ्स को टोटली इग्नोर करके चलते हैं। उनको लगता है कि हमें मैथ्स नहीं आता। भाई आपको आता हो या नहीं आता हो, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और आजकल जो DI आती है वो एक अच्छे खासे लेवल की आने लग गई है। वो ये नहीं देखते कि ये लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं तो इनको इतनी टफ आती है कि नहीं आती है। तो अच्छे खासे लेवल की जो है वो आपको DI भी देते हैं, मैथ्स ठीक ठाक फिर आ जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो आपका मैथ्स हो जाएगा। तो गाइस मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ, अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी मैथ्स, कॉमन सब्जेक्ट, ऑल कॉमन सब्जेक्ट। तो आपको जो हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा यानी ये तो करना ही करना है, तो कंपलसरी है ही है, यानी इंग्लिश तो आपके लिए कंपलसरी है ही। तो आप कॉमन सब्जेक्ट में भी, और कॉमन सब्जेक्ट में जो आप मैथ्स को छोड़ते हो, DI को छोड़ते हो, वो आपको कतई नहीं छोड़नी। तो जो 6 दिसंबर को ये पेपर हुआ था जिसका मैंने अभी एनालिसिस किया, तो मोस्टली स्टूडेंट कह रहे थे बहुत ज़्यादा टफ आया है, बहुत टफ आया है, बहुत टफ आया है। तो देखो ये हर बार होता है। अगर मैं जो है पिछले रिव्यू करूँ पिछले पेपर के तो सेम ही चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये है कि भाई यहाँ ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होती कि इस बार ये कर लें, ये छोड़ दें, ये कर लें, ये छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर बार जो है पूरी प्रिपरेशन के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, और जो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना जल्दी इसका क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये था मेरी तरफ से रिव्यू। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिली होगी। तो एक और ये है कि अगर आप जो है ये जून का पेपर देना चाहते हो और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बिल्कुल आपके सिर पे है, कभी भी वो जो है हो सकती है अनाउंस। और अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो आप जो है उसको क्लियर, आप उसमें स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर आप जो है जून वाला भी क्लियर कर देते हो तो आपकी जो है पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि भाई आपको शामिल करें, क्योंकि गवर्नमेंट है भाई, आपसे भी उनको वोट लेने हैं तो जून वालों को वो इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर वालों तक के लिए जो है शायद नहीं मौका रहेगा, क्योंकि फिर तो इलेक्शन हो चुके होंगे। क्योंकि जून तक जो है हमारे हरियाणा में जो एग्ज़ाम होंगे वो अक्टूबर में होंगे और जून वाले इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले चांसेस होते हैं हर चीज़ के। दिसंबर तो फिर बाद में चला जाएगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। तो आप जो है प्रिपरेशन, अगर आप मुझसे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गाइस जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं बैच शुरू करने जा रही, तो ऑलरेडी मेरा बैच शुरू हो चुका है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या श्री एकेडमी के नाम से, जो श्री एकेडमी जींद के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों ने सर का मैथ देखा है। अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो देखो कॉमन सब्जेक्ट जो है सर करवाते हैं डेली, जिसमें मैथ रीजनिंग आता है। तो अगर आपका जो है ऑलरेडी प्रिपेयर है, यानी सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर है, तो आप जो है मैथ रीजनिंग को वहाँ पे सर के साथ कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर कोई मैथ करवाता होगा। तो गाइस मिलते हैं, यही था मेरा रिव्यू। मिलते हैं कि फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।